हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एक्सेलेंट। सो स्टूडेंट्स, मैं महारानी अवंतीबाई इंटर कॉलेज सिद्धौर बाराबंकी से ऋषिकेश प्रजापति आप सभी छात्रों का अपने इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम सब क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे और इस फिजिक्स में मैंने टॉपिक लिया है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो लेसन 6 किरचॉफ का नियम और विद्युत परिपथ के नाम से चल रहा है, लेसन 6। और इसके पहले वीडियोज में मैंने इस टॉपिक से संबंधित कुछ तथ्य करवा दिए हैं और सेलों का संयोजन पढ़ा दिया है, जिसमें सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कवर करवा दिया था। उसी के आगे के क्रम में आज हम लोग सेलों का समांतर क्रम संयोजन देखेंगे। ठीक है, तो सेलों का समांतर क्रम संयोजन के लिए एक अच्छा सा पिक मैंने यहाँ पर बना ली है, देख लें फिगर को। इसमें क्या है कि एक परिपथ है और इस परिपथ में कई सारे, मान लेते हैं n, ठीक है, n सेल जो हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम का मतलब एक दूसरे के सामने सारे सेल हैं। देखिए, ये प्लस माइनस जो है ये इनका विद्युत वाहक बल है सेलों का, और ये स्मॉल r जो है इनका आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल हर एक सेल के लिए अपना अपना होता है। तो एक सेल ये, एक ये, एक ये, एक ये, है ना। इस तरह से कई सारे सेल, यहाँ पर 5 सेल दिखाए गए हैं टोटल, लेकिन हम मान के क्या चलेंगे कि n सेल जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इन सेलों के सारे धन टर्मिनल को एक बिंदु पर कलेक्ट करके एक परिपथ से जोड़ दिया जाता है और इनके सारे ऋण टर्मिनलों को एक बिंदु पर कलेक्ट करके इस बिंदु पर एक परिपथ से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब इस धन टर्मिनल से क्या होगी, धारा बहेगी और धारा क्या होगी, परिपथ में बहेगी। मान लेते हैं जो ये परिपथ है इसका बाह्य प्रतिरोध, यानी इस परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R है। ठीक है, तो सेलों का प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है और जो ये परिपथ का प्रतिरोध इसको हम बाह्य प्रतिरोध भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सेलों का प्रतिरोध नहीं है, अपना बाहर का प्रतिरोध है, इसलिए इसको हम बाह्य प्रतिरोध कहें या परिपथ का प्रतिरोध कहें। ठीक है, तो सेलों का समांतर क्रम संयोजन देखेंगे तो इसमें आप लोग ये हेडिंग लगा के फिगर बना लेंगे साइड में और फिर थोड़ा सा लिखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में सभी सेलों के धन टर्मिनल को एक विद्युत परिपथ से जोड़ दिया जाता है तथा सभी सेलों के ऋण टर्मिनल को एक बिंदु पर एकत्रित कर विद्युत परिपथ से जोड़ दिया जाता है। माना कि जोड़े गए इस विद्युत परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R है, तथा इन सेलों के कारण परिपथ में बहने वाली धारा स्मॉल I है। इन सेलों के कारण परिपथ में बहने वाली धारा स्मॉल I है। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि हमने सेलों को जोड़ दिया, समांतर क्रम में सारे आमने सामने लगे हैं और धन टर्मिनल के कारण इस परिपथ में धारा बहेगी और धारा बहेगी तो इसमें बाह्य प्रतिरोध R लगा है, तो इसके कारण कुछ विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल बनेगा और ये जो प्रतिरोध लगा है इस धारा का क्या करेगा, अवरोध करेगा, धारा में अवरोध उत्पन्न करेगा और धारा को बहने से रोकेगा। ठीक है, तो ये अपना धारा इसमें बहने लगेगी। तो अब क्या लिखते हैं, माना परिपथ में, आगे लिखेंगे उसी में, माना परिपथ में n प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं। ठीक है, n प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं जिनमें प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध
जिनमें प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तो ठीक है, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कुल आंतरिक प्रतिरोध जो है वो 1/Rn बराबर कितना हो जाएगा? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डैश डैश n पदों तक, ठीक है, n पदों तक। बात समझ रहे हैं ना? हमने क्या पढ़ रखा है कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन उनके व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो यहां से Rn बराबर कितना हो जाएगा? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। n पदों तक है तो 1/Rn बराबर कितना हो जाएगा? n पदों तक है तो n/r हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ऊपर वाले 1 1 1 कितने बार आए हैं? n बार आए हैं। तो फाइनली अगर हम सबको जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? n/r हो जाएगा। और ये n/r हो जाएगा, यहां पे लिखते हैं 1/Rn बराबर n/r। इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम Rn को उलट दें, Rn बराबर कितना हो जाएगा? तो r/n हो जाएगा। हो जाएगा ना? इधर का Rn उलट जाएगा तो इधर की संख्या ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा Rn, ठीक है, तथा ये Rn बराबर R/n हो जाएगा, ठीक है। और परिपथ का कुल प्रतिरोध, अब हम क्या लिखते हैं? परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या है? ये सारे प्रतिरोध और ये बाह्य प्रतिरोध जो परिपथ वाला है इनका योग। बात समझिए, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो यानी कि ये हमारा पूरा क्या है? परिपथ है, तो इसका कुल प्रतिरोध यानी इन सबका योग और प्लस इसका भी योग। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? हो जाएगा R/n प्लस कैपिटल R, R/n प्लस कैपिटल R, ये हो जाएगा ना परिपथ का कुल प्रतिरोध। दिख पड़ रहा है? ठीक है। अब हम क्या निकाल लेते हैं? परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा क्या होता है? विभवांतर बटे, प्रवाहित धारा क्या होती है? विभवांतर बटे प्रतिरोध, है ना? तो आगे लिखते हैं, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, कुल धारा, ठीक है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, यहां पर देखते हैं कुल धारा क्या हो जाएगी? विद्युत वाहक बल, यानी यहां से लिख देते हैं धारा बराबर विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल है क्या? ई है, बटे कितना हो जाएगा? विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, यानी कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध है कितना? R प्लस R/n, R प्लस R/n कुल प्रतिरोध है ना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? धारा, धारा को हमने I से डिनोट किया, तो विद्युत वाहक बल E है, E से हो जाएगा, और कुल प्रतिरोध R प्लस R/n है। बात समझ रहे ना? इतनी चीजें। अब इसमें क्या बनेगा? कुछ स्थितियां बनेंगी, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया कि कई सारे विद्युत सेलों को एक में कलेक्ट करके उनके द्वारा कितनी धारा परिपथ में बहेगी, ये हमने निकाल लिया। अब इस धारा का मान किस कंडीशन में घट सकता है, किस कंडीशन में बढ़ सकता है, ये सीखेंगे। तो इसके लिए हम क्या पहले कर लेंगे? इसके लिए जो है हम कुछ स्थितियां बनेंगी, ठीक है। तो स्थितियों को हम देख लेते हैं। आगे लिखेंगे आप लोग, परिपथ में प्रवाहित धारा के लिए कुछ स्थितियां, निम्नलिखित 2 स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है। परिपथ में धारा प्रवाहित होने की निम्नलिखित 2 स्थितियां हो सकती हैं।
पहली स्थिति फर्स्ट डालेंगे, स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं, जब कैपिटल आर वेरी वेरी ग्रेटर देन हो स्मॉल आर बटे एन से, यानी कि कैपिटल आर जो है आर बटे एन से बड़ा है, तो इस आर बटे एन को हम क्या मान लेंगे, 0। तो आर बटे एन बराबर 0, यानी इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, बहुत छोटा है आर की तुलना में, तो बहुत छोटी चीजों को ऐड नहीं किया जाता, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर हमारा आ जाएगा ई अपान आर, यानी धारा कितनी आएगी, आई बराबर ई अपान आर। इतना समझ पा रहे हैं ना। हाँ, तो यहां पर हम देखते हैं कि जब हमारा स्मॉल आर जो है प्रतिरोध आंतरिक वाला, वो कैपिटल आर यानी बाह्य वाले प्रतिरोध से बहुत छोटा है, तो धारा का मान परिपथ में कितना बहेगा, केवल 1 सेल के बराबर बहेगा। देखिए 1 सेल का विद्युत वाहक बल और ये जो है परिपथ प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध, तो विद्युत धारा बराबर विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध। और इस प्रकार हम देखते हैं कि आई बराबर क्या है, धारा, एक सेल के द्वारा चलाई गई धारा, बहाई गई धारा के बराबर ही धारा परिपथ में बह पा रही। समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें आगे लिखेंगे ब्लैक पेन से परिभाषा या फैक्ट जो भी इसका है उसको लिख लेंगे कि यहां एक मिनट, सेलों को समांतर क्रम में नहीं, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे लिखेंगे कि अतः, हाँ, अतः कम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना उचित नहीं होगा। कम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसके द्वारा परिपथ में केवल एक ही सेल के बराबर धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि इसके द्वारा परिपथ में एक ही सेल के बराबर धारा प्रवाहित होती है। समझ पा रहे हैं ना। मतलब कि यहां पर I बराबर ई अपान आर, यानी जितनी एक सेल की धारा है उतनी ही धारा इन सभी सेलों को मिलाकर चल रही, तो क्या फायदा इनको जोड़ने का। समझ पा रहे हैं ना। ये सारी देखिए कई सारे सेल जुड़े हैं, लेकिन यहाँ धारा का मान कितना हम प्राप्त करते हैं, एक ही सेल के बराबर, तो एक ही सेल रख दें, है ना। क्यों इनको इस तरह से जोड़े, ठीक है। धारा हमारी लॉस हो रही, कम धारा बह रही, और हम इनका संयोजन करते क्यों है, धारा का मान बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से हमको कम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को समांतर क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। ये स्थिति फर्स्ट हो गई। अच्छा, स्थिति सेकंड इसकी लिख लेते हैं। स्थिति सेकंड हम इधर देख लेते हैं। स्थिति सेकंड, इसमें लिखेंगे जब यहां पर क्या था, R ग्रेटर देन था, अब की बार R बटे N ग्रेटर होगा, वेरी वेरी कैपिटल R, यानी कि जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है वो बहुत ज्यादा है किससे, बाह्य प्रतिरोध से। ऐसा भी हो सकता है ना कि ये हमारा जो बाह्य प्रतिरोध है ये छोटा पड़ जाए किसकी तुलना में, आंतरिक प्रतिरोध इसकी तुलना में, ठीक है। ये छोटा पड़ जाए तो क्या कंडीशन बनेगी, तो हमारा R बराबर नेग्लेक्ट हो जाएगा, R 0 हो जाएगा, इसमें ये 0 हो गया, तो कितना आएगा, I बराबर E अपान स्मॉल r बटे n, तो बराबर कितना हो जाएगा, n सबसे ऊपर चला जाएगा, n इंटू ई अपान r, यानी I बराबर कितना आ जाएगा, n e बटे r। तो यहां पर क्या आ रहा है, ये E बटे R जो है एक परिपथ में नहीं, एक सेल द्वारा प्रवाहित की गई धारा है, और इस धारा को अगर हम N से गुणा करवा दें
तो धारा का मान बढ़ जाएगा, यानी कि जितने सेल हैं उन सबकी धारा क्या होगी, जितने सेल हैं उन सबकी धारा योग होकर परिपथ में बहेगी और अब परिपथ में धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी आई का मान बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, आई का मान बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में आई बराबर NE/R आएगा। लिखो आगे ब्लैक पेन से, अतः अधिकतम बाह्य प्रतिरोध से आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होने पर, अतः बाह्य प्रतिरोध से आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होने पर इनको सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना उचित होगा। सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना उचित होगा, क्योंकि इस स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा सभी सेलों के द्वारा प्रवाहित की गई धारा के योग के बराबर होता है। क्योंकि इस स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा सभी सेलों द्वारा दी गई धारा के योग के बराबर होता है और परिपथ में अधिकतम धारा बहती है। बात समझ पा रहे हैं ना। इस तरह से क्या हो जाएगा, जब हम ये हमारा आर जो होगा ये कैपिटल आर से बड़ा होगा तो इसमें परिपथ में अधिकतम धारा बहेगी, और जब हमारा आर छोटा होगा तो इसमें न्यूनतम धारा बहेगी। और इसका विपरीत होता था किसमें, श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या होता था, इसका विपरीत होता था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आज जो मैंने बताया आप सभी के समझ में आया होगा, और यदि ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। ठीक है, और यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारे द्वारा भेजी गई सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। ठीक है, और ठीक है, तो अपना इसको कॉपी पर नोट करके ग्रुप में भेजेंगे और मैं चेक करूंगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।